है आज यूजेस ऑफ लेजर। लेजर का आपके पास यूजेज रह गया था। हमें देखना है कि लेजर्स आपके पास कौन कौन सी फील्ड में जो है वो यूज होते हैं, तो उसको नोट कर लें। लेजर्स आर यूज्ड as a surgical tool for welding, detached retinas. Lasers are used as a surgical tool for welding detached retinas. Finally, focused beam of laser has been used to destroy cancerous and precancerous cells. Finely focused beam of laser has been used to destroy cancerous and precancerous cells. पहले जब तक बच्चे आते जा रहे हैं इसको लिख लें, उसके बाद फिर मैं आपको ये समझा दूंगा। Laser beams are so intense so that they can produce tiny holes in hard materials like diamond, like diamond. Like diamond. Laser beams are used as an energy source Laser beams are used as an energy source to start fusion reaction. They are used for telecommunications, along they are used for telecommunication along
ऑप्टिकल फाइबर, लेजर बीम can produce three-dimensional images of an object. This process is called holography. This process is called holography. इसको नोट करें, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ ये, but kindly note it down first, quick. जी मुस्कान बोले। सर फाइल के सेकंड पॉइंट में फाइल के बाद फोकस लिखा हुआ है। जी बेटा, ओके। आप लोगों के 2 एमसीक्यूज पेंडिंग में, एक पिछले पॉट्स के सर और जी 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 एच आई जे बोले, के एल और एम। ओके, आपके पास यहाँ पे बात हो रही है यूजेज ऑफ लेजर की। अब जरा बात सुनने, लेजर्स क्यों इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहली बात, लेजर का जो सबसे ज्यादा काम होता है वो मेडिकल की फील्ड में होता है। ये जो आपने बीम बनाई, इसलिए नहीं बनाई कि इसको देख के खुश हुआ जाए, ठीक है, खुश होने के लिए और चीजें भी होती है। तो लेजर इसलिए बनाई गई है ताकि इनके जरिए आपके पास चीजों का, जहां पर इनका फायदा हो वहां पे उनको यूज किया जाए। फर्ज करने कि आपके पास किसी की आंख में अगर रेटिना का प्रॉब्लम है और उसकी जो इमेजेस है वो एग्जैक्ट रेटिना के ऊपर नहीं बनती है। अब आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और उनको इस बात का अच्छे से अंदाजा है कि एक बंदा जो देखने के एतबार से नॉर्मल होता है वो उस वक्त होता है, मैं देखने के एतबार से नॉर्मल होने की बात कर रहा हूँ, वो उस वक्त होता है जब आपके पास चाहे वो दूर के ऑब्जेक्ट देखिए चाहे वो करीब के ऑब्जेक्ट देखिए, उसका इमेज कहाँ बने, रेटिना पर। तो उस सूरत में हम कहते हैं कि अगर किसी की रेटिना में कोई प्रॉब्लम आती है और इमेज आपका सही नहीं बनता, तो उस सूरत में लेजर ट्रीटमेंट के जरिए उसके जो भी डिटैच्ड रेटिनास हैं उनको वेल्ड किया जाता है। तो लेजर्स का आपके पास एक काम जो है वो ये कि दे आर यूज्ड एज अ वेल्डिंग पर्पस फॉर डिटैच्ड रेटिनास। इस तरीके से याद रखिएगा, लेजर बीम बहुत इंटेंस होती है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर आपके पास फोटॉन्स की तादाद बहुत ज्यादा होती है। क्या ये बात आपको बताई गई थी? इसके अंदर स्टिमुलेटेड इमिशन होती है। अब आपको पता है, अल्लाह ना करे वो शख्स जो आपके पास ट्यूमर का शिकार हो रहे होते हैं, ठीक है, और फर्ज कर लें कि उनका जो ट्यूमर है वो इनिशियल स्टेजेस में डायग्नोज हो जाता है और इनिशियल स्टेजेस में उनको पता चल जाता है कि उनकी
दिमाग में जो है वो कहीं ना कहीं ट्यूमर पाया जा रहा है, तो उन ट्यूमर्स के सेल्स की डिस्ट्रक्शन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं आपके पास लेजर। एक जुमला लिखा मैंने, फाइनली फोकस बीम। फाइनली फोकस बीम का मतलब ये बीम सिर्फ उसी पार्ट पे अप्लाई की जाएगी जिस हिस्से पे आपको कैंसर के ट्यूमर्स वगैरह के सिम्टम्स पाए जा रहे हैं। तो ये वो आपके पास एक ऐसी चीज है जिसके जरिए कैंसरस और प्री कैंसरस सेल को खत्म किया जा सकता है। लेजर बीम की शिद्दत का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि जो डायमंड होता है वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, हीरा, और ये जो डायमंड है ये इतना ज्यादा हार्ड होता है कि अगर आपने इस डायमंड से कंसेक्यूटिव लेजर की बीम पास करवाएंगे तो इसमें एक बारीक सा होल हो जाएगा। तो ये आपने किसी कील के जरिए नहीं किया, ये आपने किसी ड्रिल मशीन के जरिए नहीं किया, बल्कि आपने इस डायमंड को एक्सपोज कर दिया लेजर के सामने। तो जब ये लेजर बीम्स इसके अंदर से पास होंगी तो इसके अंदर से बहुत बारीक सुराख करेंगी, और तो सुराख आपको विजिबल नहीं होगा क्योंकि बहुत छोटा होगा, लेकिन फिर भी ये उसके अंदर एक स्पेस क्रिएट करेंगी। इस तरीके से आपके पास एक चीज आती है जिसको हम बोलते हैं फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन के हवाले से आप सब वाकिफ हैं। आप जानते हैं कि फ्यूजन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हम दो न्यूक्लियस को मिलाते हैं। तो जब एक दो न्यूक्लियस को मिलाते हैं तो एक बड़ा न्यूक्लियस बनता है। न्यूक्लियस के ऊपर प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन के अंदर पाई जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन। प्रोटॉन के अंदर पाई जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन। तो ये दोनों न्यूक्लियस उस वक्त तक कंबाइन नहीं होंगे जब तक इनकी रिपल्जन को ओवरकम ना किया जाए। एग्रीड और नॉट? इनकी रिपल्जन को ओवरकम करने के लिए इन दोनों के ऊपर कोई ना कोई एनर्जी दी जाती है, और वो एनर्जी किस फॉर्म में दी जाती है? लेजर। लेजर इनको प्रोवाइड करती हीट, और हीट आप जानते हैं दैट इज नथिंग बट व्हाट? एनर्जी। और वो एनर्जी इनकी रिपल्जन को खत्म करती है, और जब वो एनर्जी इनकी रिपल्जन को खत्म करेगी तो ये दोनों मर्ज होंगे, और मर्ज होने के बाद एक हैवी न्यूक्लियस बनाएंगे। आप सब मैट्रिक के बच्चे हैं, आपको पता है कि फिजन रिएक्शन में एक बड़ा न्यूक्लियस दो छोटे में टूटता था, याद आ रहा है? और फ्यूजन रिएक्शन में दो छोटे मिलते थे तो एक बड़ा न्यूक्लियस बनता था। तो फ्यूजन रिएक्शन कराने का मतलब है कि एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें आपको बहुत एफर्ट करनी है। एफर्ट किस हवाले से करनी है? कि आपको दो न्यूक्लियस मिलाने, और न्यूक्लियस मिलाने के लिए प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्जन बहुत ज्यादा है। प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्जन खत्म कब होगी? जब बाहर से कोई ना कोई एनर्जी दी जाएगी। तो जब बाहर से एनर्जी देंगे तब जाके प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्जन खत्म होगी, और उस एनर्जी की जो फॉर्म होगी वो फॉर्म कौन सी होगी? लेजर। क्योंकि आप जानते हैं लेजर इज नथिंग बट अ लाइट, एंड लाइट इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इस तरीके से आपके पास याद रखिएगा, हमारी जमीनों के अंदर बहुत सारी लाइनें बिछी हुई हैं, वो लाइनें आपको कभी भी नजर नहीं आएंगी। हमारी जमीनों के अंदर अंदरूनी तार जा रहे हैं, वो लाइनें आपके पास कहलाती हैं ऑप्टिकल फाइबर्स। उनको ऑप्टिकल फाइबर्स का नाम देते हैं। जमीनों के अंदर लाइनें बिछी हुई हैं, उनको हम ऑप्टिकल फाइबर्स का नाम देते हैं। जमीनों के अंदर जो लाइनें बिछी हुई हैं उनको हम ऑप्टिकल फाइबर्स का नाम देते हैं। और ये ऑप्टिकल फाइबर्स आपके पास राब्तों के लिए इस्तेमाल होते हैं। राब्ता, राब्ता मीन्स to have a contact with a person which is not in your approach। आपके पास एक ऐसे बंदे से कांटेक्ट करना जो आपके अप्रोच में ना हो। लेजर बीम्स वो बीम्स हैं जो आपके पास एक हाई एनर्जी फ्रीक्वेंसी भी रखती हैं और एक हाई एनर्जी फोटोनिक नेचर भी रखती हैं। तो इसी वजह से आपके पास इनको ऑप्टिकल फाइबर के साथ रन करवाया जाता है, ताकि यहाँ से अमेरिका तक, यहाँ से आपके पास सऊदी अरब तक, यहाँ से चीन तक, यहाँ से जापान तक, यहाँ से बांग्लादेश तक आपके पास दो लोगों का राब्ता कराया जा सके। तो ये लेजर कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होती है। वी आर नॉट हियर टू डिस्कस डिटेल। लास्ट वाला जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू में बनता है। लेजर के जरिए किसी भी ऑब्जेक्ट का 3 डायमेंशनल इमेज हमें मिलता है। Lasers are used to produce 3-dimensional images of an object. Lasers are used to produce 3-dimensional images of an object. लेजर के जरिए हमें ऑब्जेक्ट की 3-डायमेंशनल इमेज मिलती है। यानी कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लेजर को एक्सपोज करेंगे, सुने, तो इसका ऑब्जेक्ट हमें अलोंग एक्स भी मिलेगा, इसका इमेज हमें ऑब्जेक्ट का इमेज अलोंग वाई भी मिलेगा, और इसका इमेज हमें अलोंग जेड भी मिलेगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लेजर एक्सपोज करवाई जाती है
तो हमें उसके जरिए उस ऑब्जेक्ट का इमेज तीनों डायमेंशंस में मिलता है, अलोंग एक्स भी मिलता है, अलोंग वाई भी मिलता है और अलोंग जेड भी। बेशक आपका एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, बट यू वांट टू कीप इट्स इन्फ्लुएंस अलोंग एक्स, अलोंग वाई एंड अलोंग जेड, देन यू हैव टू एक्सपोज दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ लेजर। तो जब आप उस ऑब्जेक्ट को लेजर के सामने एक्सपोज कराएंगे तो आपको उसका 3 डायमेंशनल इमेज मिलेगा। एग्जाम में आपके पास एमसीक्यू में जो चीज बनती है वो ये बनती है कि लेजर जो आपके पास 3 डायमेंशनल इमेज प्रोड्यूस करता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो उस प्रोसेस को हम अपनी आम जबान में बोलते हैं होलोग्राफी। वो हमारे पास होलोग्राफी कहलाता है। तो होलोग्राफी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हमें प्रोवाइड की जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट की 3 डायमेंशनल इमेज। उसको हम अपनी आम जबान में नाम देते हैं लेजर्स। अब शुरू होने वाला है मेरा एक फेवरेट टॉपिक, और उस फेवरेट टॉपिक का नाम है एक्सरेज। अब शुरू होने जा रहा है मेरा एक फेवरेट टॉपिक, और उस फेवरेट टॉपिक का मेरे पास नाम है एक्सरेज। कल की क्लास मिस मत कीजिएगा, अभी बता रहा हूं, और वो इसलिए मिस नहीं कीजिएगा क्योंकि एक्सरेज की एक बार अगर आपके पास स्टार्टिंग छूट गई तो फिर आगे जाके एक्सरेज पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर एक्सरे की आपके पास स्टार्टिंग छूट गई तो मैंने बोला आगे जाके एक्सरे पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। वो बच्चे जो क्लास 3 बजे के बजाय 3:45 बजे ज्वाइन करते हैं लेट लेट, ठीक है, तो क्लास टाइम पर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चे अमूमन टाइम पे क्लास ज्वाइन करने के आदी नहीं है। X-rays are discovered by a German physicist known as Röntgen। इसका लिखते हैं रोइंजन लेकिन पढ़ते हैं रॉन्जन। इन 1895 X-rays are electromagnetic radiations of much shorter wavelength. X-rays are electromagnetic radiations of much shorter wavelength, range of 0.1 nanometer to 1 nanometer approximately. (0.1 nanometer to 1 nanometer approximately. एक्सरेज आपके पास जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी उनका नाम है रॉन्जन, और ये आपके पास डिस्कवर हुई थी 1895 में। कैसे डिस्कवर हुई थी, इनकी डिस्कवरी का फीडबैक क्या था, इनकी डिस्कवरी के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद थी, वो तो आपको उसी वक्त पता चलेगा व्हेन यू पीपल विल डिस्कस इट्स कंस्ट्रक्शन। लेकिन फिलहाल जरा मैं एक्सरे के बारे में एक बात बता दूं। एक्सरेज आपके पास पहली बात तो ये कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एक बात तय हुई कि अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो ये ट्रेवल करेंगी स्पीड ऑफ लाइट से। अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इसका मतलब ये ट्रेवल करेंगी स्पीड ऑफ लाइट से। एक्सरेज ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, बेटा मेरी बात याद रखिएगा, जिनकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा होती है। ये ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिनकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा होती है। ये हर उस ऑब्जेक्ट में से निकल जाती हैं जिसकी डेंसिटी कम हो। ये हर उस ऑब्जेक्ट में से निकल जाती हैं जिसकी डेंसिटी कम हो। ये हर उस ऑब्जेक्ट में से निकल जाती हैं जिसकी डेंसिटी कम हो, जैसे कि कोई भी स्किन या कोई भी फ्लैश, तो ये आराम से उसको क्रॉस कर लेती हैं। अगर आपकी स्किन है या कोई भी फ्लैश है तो ये इसकी डेंसिटी कम होती है, तो ये इसको आराम से क्रॉस करती हुई निकल जाती हैं। लेकिन
जो आपके पास हाई डेंसिटी के सब्सटेंस होते हैं, जो हाई डेंसिटी के सब्सटेंस होते हैं कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि हमारी जिस्म की हड्डी जिसको हम कहते हैं बोन, जैसे कि लोहा जिसको हम कहते हैं आयरन, उसमें से ये आपके पास क्रॉस नहीं करती, उसमें से ये आपके पास क्रॉस नहीं करती, हड्डी में से पास नहीं हो सकती, लोहे में से पास नहीं हो सकती। लेकिन अगर हमारा फ्लैश है, और इसके साथ साथ याद रखिएगा अगर हमारी स्किन है तो ये लेस डेंस है, इनके अंदर से एक्सरेज आसानी पास हो जाती हैं। अब आपको पास फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की उंगली टूट जाती है या उसका एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, तो एक्सीडेंट के अंदर आप जानते हैं कि आपके हाथ और पैर में फ्रैक्चर्स आ जाते हैं, इज इट? अब वो ये नहीं कहती कि खाल हटा के देखेंगे हड्डी कहां से टूटी हुई, वो आपके पास उसका एक्सरे कराएंगे। जब वो एक्सरे के सामने उसको एक्सपोज करेंगे तो एक्सरे से एक फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर बआसानी हमें उस हड्डी की इमेज मिल जाती है, एम आई राइट? और उसमें आप चेक कर सकते हैं कि किस पॉइंट के ऊपर आपकी हड्डी जो है वो ब्रेक हुई है। वो कैसे हुआ कि एक्सरे ने आपके हाथ में से अंदर पेनिट्रेट किया और वो हड्डी पे जाके टकरा गई, और जब वो हड्डी पे जाके टकराई तो इसका मतलब आपको पीछे क्या मिल गया, उसका इमेज। वो हड्डी से क्रॉस नहीं कर सकती लेकिन फ्लैश से क्रॉस कर सकती है। अब फर्ज कर लेंगे आपको अपने हाथ का इमेज बनाना है और आपने अपने हाथ में जो है वो लोहे के कड़े वगैरह पहने हुए, तो जो भी आपके पास एक्सरे कर रहा होगा ना बंदा, वो आपके हाथ से सारे कड़े बड़े उतरवा लेगा। क्यों? क्योंकि इससे आपका हाथ का एक्सरे सही नहीं आएगा। तो इसीलिए एक्सरे बहुत एहतियात से होता है, और ये इस तरीके से होता है कि एक्सरे जो है वो आसानी हमारी बॉडी से पेनिट्रेट करे, ताकि हमें हमारे डिजायर्ड बोन जो ब्रेक जहां पर हुई हुई उसका हमें पता चल सके कि हमारे पास कहां किस पॉइंट के ऊपर हड्डी टूटी हुई है। एक्सरे को मैंने बोला जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उनका नाम था हमारे पास रॉन्जन। इसको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। एक बात सुन लें, कल मैं आप में से किसी एक से एक चीज पूछूंगा, कल मैं आप में से किसी एक से एक चीज पूछूंगा, और मैं आपसे पूछूंगा कि एक्सरे की ट्यूब को क्या नाम देते हैं। नोट कर लें, एक तो ये कि एक्सरे की ट्यूब को क्या नाम देते हैं, एक्सरे की ट्यूब को क्या नाम देते हैं, ठीक है। और मैं पढ़ाऊंगा पूरा खुद, आप चाहे सही आंसर बताएं गलत आंसर बताएं, पढ़ाऊंगा मैं पूरा खुद। और एक्सरे के अंदर जो एक वर्ड है जिसको हम कहते हैं ब्रह्मस्त्रालन, उसका क्या मतलब है। एक्सरे के अंदर जो वर्ड है ब्रह्मस्त्रालन, उसका क्या मतलब है। ब्रह्मस्त्रालन, इसका क्या मतलब है। मैंने आपसे बोला पढ़ाना मुझे खुद ही है पूरा एक्सरे, लेकिन फिलहाल मैं आपके पास क्लास के स्टार्टिंग में क्वेश्चन करूंगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला आपकी आधी क्लास तो आज वैसी टेस्ट में निकल गई है, तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।